हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज की इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे। और सीबीएसई यूजीसी नेट के मैं काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बीएस एकेडमी चैनल पर, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। मैं साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ वर्क किया मैंने 2 साल। और मैं CSIR एग्जाम एज अ GRF क्वालिफाइड हूँ इंजीनियरिंग साइंस एग्जाम, इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम से। उसके साथ साथ मैं सीबीएसई यूजीसी नेट एज अ GRF क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स, और मैं इस समय रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, और पेपर नंबर 1 जो कि जून 2010 में आया था उसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर केवल हम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं DI, ICT और एप्टीट्यूड रीजनिंग के काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, साथ में GS के भी अपलोड कर चुका हूँ। और तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं BS एकेडमी चैनल पर। हमारे पास अभी हमने RM यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो उसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हेन एरर ऑफ 1% इज मेड इन द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी। यानी अगर हमारी लेंथ में, स्क्वायर की लेंथ में अगर 1% का एरर है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर में कितने परसेंट का एरर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप स्क्वायर बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो इसको आप लेंथ कंसिडर करें अगर, और इसको अगर ब्रेथ कंसिडर करें, तो स्क्वायर में क्या होता है, L इज इक्वल्स टू बी होता है। L इज इक्वल्स टू यानी लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ होता है, जिसको हम A ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि केवल लेंथ में ही एरर है और ब्रेथ में एरर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हम ब्रेथ के अंदर कोई भी एरर नहीं लेंगे। तो केवल जो एरर है हमारी केवल लेंथ में है। ओके स्टूडेंट, तो पहली बात तो ये होगी केवल लेंथ में हमारी एरर है। नाउ अगर हम लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ को अगर हम इनिशियली 100 लेते हैं और ब्रेथ को भी इनिशियली हम 100 लेते हैं, तो जो नई लेंथ और ब्रेथ आएगी वो L डैश आएगी, वो आएगी हमारे पास 99। और हमारे पास जो नई ब्रेथ आएगी वो हमारी सेम रहेगी, 100 आएगी। तो जो इनिशियल एरिया था, यानी इनिशियल हमारे पास जो एरिया आएगा इनिशियल, तो इनिशियल एरिया कितना आएगा स्टूडेंट्स, जरा हम करके देखें। 100 इंटू 100 आएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमारी सेम है, मतलब हमने इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसमें आपके पास आएगा 10,000। ओके, 10,000 हमारे पास एरिया आ जाएगा, 10,000 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आप इसको स्क्वायर यूनिट को आप लिख लीजिएगा, कंसिडर कर लीजिएगा, मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। नाउ फाइनली जब फाइनल हमारा पास जो एरिया आएगा, फाइनल जो एरिया आएगा वो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 100 इंटू 99। तो इसमें कितना आया हमारे पास, ये आ जाएगा 9,900। अब इसमें इनिशियली हमारे पास 10,000 स्क्वायर यूनिट आ रहा था, और फाइनली हमारे पास 9,900 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो उसमें जो हमारे पास जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स, 100 का डिफरेंस है। तो उस 100 के डिफरेंस को अगर हम 10,000 से डिवाइड करें, यानी क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, और साथ में 100 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे आप। सिमिलरली 0 से 0 इसको कैंसिल करेंगे, तो आपका जो एरिया आएगा, यानी एरिया में जो एरर आएगा वो आएगा कितना स्टूडेंट्स, 1%। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है, 1% है स्टूडेंट्स। किसी किसी बुक में इसका आंसर 2% दे रखा है, उन्होंने क्या किया, इसके ब्रेथ को भी इसमें चेंज कर दिया, तो ब्रेथ को भी उन्होंने कहीं कहीं 99 लिख दिया है। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में केवल आपको जो एरर दिया है वो केवल लेंथ में एरर है, आपके ब्रेथ में कोई एरर नहीं दी है। और इसमें एक्सप्लिसिटली लेंथ बोला है, अगर कोई वो साइड बोलता तो साइड हम कंसीडर कर लेते, बट इसके अंदर जानबूझ के इन्होंने लेंथ को दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी गलती करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको जरा देखिएगा, जो इसका आंसर है वो 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऑन जनवरी 12, 1980 इट वाज सैटरडे। यानी 12 जनवरी सन 1980 में जो दिन था वो शनिवार था। द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 12 इन 1979 क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के वीडियो में बताया था कि जब हम प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर को जाते हैं, प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, तो हमारा जो डे होता है, डे के अंदर एक वैल्यू बढ़ जाती है, यानी डे +1 हो जाता है। ये आपको मैंने बताया था। अब
1980 जो है वो लीप ईयर है, पहले ध्यान रखिएगा लीप ईयर है। अब लीप ईयर तो है, तो लीप ईयर का मतलब होता है जो फरवरी होगी वो 29 फरवरी होगी, यानी फरवरी में 29 दिन होंगे। बट अभी जो हमको दिन दे रखा है 12 जनवरी, अब 12 जनवरी का जो दिन होगा वो 29 फरवरी से पहले ही हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो हमारे पास जो उसका दिन होगा उसमें एक दिन कम हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट से प्रीवियस जाना है, तो यानी सैटरडे से पहला वाला दिन क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो 12 जनवरी 1979 को हमारा जो डे था वो था फ्राइडे। ओके स्टूडेंट्स, इसको जरा देखिएगा, तो फ्राइडे इसका आंसर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if water is called food, food is called tree is called earth is called world, which of the following grows fruit? जरा समझिएगा फिर से क्वेश्चन को। अगर हम पानी को फूड बोलेंगे, फूड यानी खाने को हम अगर ट्री बोलेंगे, ट्री मतलब पेड़, पेड़ को अगर हम अर्थ बोलेंगे, और अगर अर्थ को हम वर्ल्ड बोलेंगे, तो फ्रूट्स किस पे उगेंगे? तो देखिए फ्रूट्स जो उगते हैं, फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं जिस पर, उसे ट्री कहते हैं हम। और ट्री को हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ट्री को उसने बोला है अर्थ, तो ट्री को हम अर्थ बोलेंगे, तो जो हमारा जो आंसर होगा वो अर्थ होगा, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। बट कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट को ट्री पे उगाया, ट्री को अर्थ बोल रहे हैं और अर्थ को हम वर्ल्ड बोल रहे हैं, तो जो हमारे फ्रूट्स होंगे वो वर्ल्ड पर उगेंगे। एकदम गलत, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है एक्सप्लिसिटली कि ट्री को आप अर्थ बोल रहे हो, तो ट्री जो ग्रो होंगे वो अर्थ पर होंगे, ना कि वर्ल्ड पे, क्योंकि अर्थ को आप एक्सप्लिसिटली वर्ल्ड बोल रहे हो, ट्री को आप एक्सप्लिसिटली अर्थ बोल रहे हो, तो अर्थ इज द करेक्ट आंसर। वाटर नहीं है, ट्री भी नहीं है और वर्ल्ड भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, E is the son of A, D is the son of B, E is married to C and C is the daughter of B. How is D is related to E? अब इसमें जो क्वेश्चन है एकदम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप जरा इसको क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा और सही से करिएगा, कि ब्लड रिलेशन का एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आएगा हमेशा के लिए, आपको मैंने बता दिया। तो जरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लें। हम क्या करते हैं, एक एनालॉजी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, प्लस को हम मेल लिख लेते हैं और माइनस से हम फीमेल लिख लेते हैं। प्लीज जो फीमेल स्टूडेंट समझ रही है, देख रही है वीडियो, उसको प्लीज बुरा ना माने, बट हमें एनालॉजी मैंने मेंटेन करके रखी है, तो आप चाहें तो किसी भी तरह से वे में लिख सकते हैं। तो E इज द सन ऑफ ए, तो E इज द सन ऑफ ए, तो पहले आप ए बनाएं, E इज द सन, E को प्लस लिखा तो यानी सन हो गया, ए फादर हो गया इसका, मदर हो गई, कुछ भी हो सकता है। D इज द सन ऑफ बी, D is the son of B. E is married to C. E is married to C. अब देखिए E मेल है तो C क्या होगी, फीमेल होगी। अब C is the daughter of B. C is the daughter of B. Okay. Now आपको बताना है कि how D is related to E. अब देखिए E जो है वो E और C हस्बैंड वाइफ हो गए, और D जो है वो C का ब्रदर है, तो E से क्या होगा, E से रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी E और D जो होगा एक तरह से D इसका E का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, जैसे हिंदी में साला कहते हैं, तो D इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ E। ओके स्टूडेंट्स, देख लिया E का जो रिलेशन है, यहाँ पर E है और D इस तरफ है, तो C जो है वो डॉटर है B की, और C जो है वो सिबलिंग है, यानी डॉटर है, सिस्टर है D की, और E की C जो है वो वाइफ है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो D है, D इज ब्रदर इन लॉ ऑफ E। ओके, तो D इज द करेक्ट आंसर, बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे गलत है। तो आप इस तरह से नेग्लेक्ट करते हुए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ इंश्योरेंस इज कोडेड एज ECNARUSNI, हाउ हिंड्रस इज बी कोडेड? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके अल्फाबेट्स में हो सकते हैं, नंबर में हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखें, हम इंश्योरेंस, INSURANCE, इसको अगर लिखा इन्होंने लिखा ECNARUSNI, कुछ नहीं करा इन्होंने क्या किया, इसको स्पेलिंग एकदम चेंज कर दी।
आई को पहले आई से रिप्लेस कर दिया ई को, एन को से रिप्लेस कर दिया सी को, यानी जो स्पेलिंग थी हमारी उसको उन्होंने उल्टा लिख दिया, यानी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इन्होंने राइट टू लेफ्ट लिख दिया। तो उसी तरह से अगर हम हिंड्रेंस को लिखेंगे, हिंड्रेंस की स्पेलिंग थी HINDRANCE, तो ये इसको लिखेंगे हम ECNARDNIH। ओके, तो स्पेलिंग को उल्टा लिख दिया, तो उसमें देखिए ऑप्शन में CAD ये गलत है, HAN ये भी गलत है, AENIRSHDSN ये भी गलत है, तो जो करेक्ट है वो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी हमें नेक्स्ट सीरीज नंबर निकालना सीरीज का। तो 2, 5, 8, 17, 26, 37, 50 डैश। तो हम पहले सीरीज को लिख लेते हैं, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और x या क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 2 और 5 में डिफरेंस है 3 का, 5 और 10 में डिफरेंस है हमारे पास 5 का, 10 और 17 में डिफरेंस है 7 का, 17 और 26 में डिफरेंस है 9 का, 26 में डिफरेंस है 11 का 37 से, 37 और 50 में डिफरेंस है 13 का, और 13, 50 और आगे जो ऐड होगा 15 का डिफरेंस आएगा, तो 50 पे 50 के अंदर 15 ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा 65 नंबर आएगा, यानी 65 इसमें आएगा। तो देखिए हमें कैसे पता चला, जो भी हम डिफरेंस आ रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में ऑड नंबर में आ रहा है, ये पता चल गया हमें ऑड नंबर में आ रहा है। तो कभी भी ऑड नंबर हो सकता है, कभी भी इवन नंबर हो सकता है, कभी भी प्राइम नंबर हो सकता है, वो अकॉर्डिंग अपने आप सीरीज के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो 65 है, तो 63 गलत, 67 गलत, 69 गलत, उसी तरह से आपका जो आंसर है वो 65 है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मण इज अ मोरली गुड पर्सन बिकॉज ही इज रिलीजियस, ही इज एजुकेटेड, ही इज रिच, या फिर ही इज रैशनल। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, जब हम सिलोजिज्म पढ़ेंगे और स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया है, तो लक्ष्मण इज अ मोरली गुड पर्सन, यानी मोरली गुड पर्सन है क्योंकि ही इज रिलीजियस, यानी वो धार्मिक है, या फिर पढ़ा लिखा है, या फिर वो अमीर है, या फिर ही इज रैशनल। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप लगाएंगे जो आंसर है वो डी है, ही इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे आप जो आपका क्या कहते हैं, जो डिसीजन लेते हो एकदम ट्रू डिसीजन लेते हो, इसलिए ही इज अ मोरली गुड पर्सन। ओके स्टूडेंट, क्योंकि रिलीजियस पीपल आर आल्सो मोरली करप्ट पीपल, एजुकेट में भी ऐसे हो सकता है, रिच में भी हो सकता है, बट इफ ही इज अ रैशनल पीपल, ही इज अ मोरली गुड पर्सन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, some religious people are morally good, some religious people are rational। तो पहले इसका जरा वेन डायग्राम बनाएं, उस स्टेटमेंट के ऊपर हम फिर कंक्लूजन्स को देखेंगे। तो some religious people, मैंने यहाँ पे religious people को इस तरह से डिनोट किया, religious people, these are the religious people, okay, RP लिख देता हूं। then morally good person, this is the morally good person, some religious people are morally good person, okay, some religious people are रैशनल पीपल, ओके, सम रिलीजियस पीपल आर रैशनल पीपल, इस तरह का वेन डायग्राम बन गया। अब रैशनली रिलीजियस पीपल आर गुड मोरली, अब देखिए ये पीपल जो है बीच में जो है, दे आर मोरली गुड पीपल, नो, दीज आर नॉट द मोरली गुड पीपल, तो दिस इज नॉट कंसिडर एज अ करेक्ट आंसर। नॉन रैशनल रिलीजियस पीपल आर नॉट मोरली गुड पीपल। अब देखिए नॉन रैशनल पीपल, दीज ऑल पीपल जो आर के आउट में होगा, दीज आर नॉन रिलीजियस पीपल, so they are not morally good, definitely these are not morally good people, क्योंकि मोरली गुड पीपल नहीं है, क्योंकि मोरली गुड पीपल जो है वो केवल आपके इधर ही पार्ट में है। सो नॉन रिलीजियस पीपल पर्सन आर नॉट मोरली गुड पीपल। देखिए कहीं कहीं पे इसका आंसर डेविएट कर रहे हैं, तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें समझने में दिक्कत आ रही है या फिर मेरा आंसर मिसमैच हो रहा है, तो आप मुझे मेल करके मुझे आप आंसर को सुधारने के लिए बोल सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी नॉन रिलीजियस पर्सन आर नॉट मोरली गुड पीपल अकॉर्डिंग टू अवर वेन डायग्राम। ओके, सो आप इसका आंसर देखें हम, तो ओनली ए फॉलो, फॉर ए तो फॉलो होता ही नहीं है, बोथ ए एंड बी फॉलो, गलत, नाइदर ए नॉर बी फॉलो हो रहा है, बी फॉलो हो रहा है, यानी ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और देखा कि किस तरह से हम इसमें अपना हमने इस क्वेश्चन को तरीके से कर सकते हैं। और भी अगर फिर भी कोई किसी को कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2000@gmail.com। तो स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आ रहे हैं स्टडी मटेरियल को लेकर या फिर बहुत सी चीजों के बारे में के लेकर। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सिलेबस के बारे में बोला है, तो मैं बहुत जल्दी सिलेबस की सीरीज लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर भी आपको कोई कोई सब चीज समझ नहीं आ रही है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।